वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखते हैं ब्रीथिंग एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन और सेल्फ रिस्पायरेशन के दरमियान डिफरेंस क्या है, और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी सरफेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में ये होता है कि ईयर इन और आउट होती है। इसको क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। जैसे हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग, यानी एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस, बट द एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस विद द इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है इसके साथ। फिर एक्सटर्नल रिस्पायरेशन की बात करें तो ये रिस्पायरेशन जो है ये ब्लड और लंग के साथ, लंग के अंदर जो है गैस एक्सचेंज होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। देखें ब्लड जो है वो लंग की तरफ आता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होती है। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जो है वो ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन जो है वो लंग के अंदर ज़्यादा होता है। तो ये डाइफ्यूजन का प्रोसेस होता है, ये ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग के साथ मिलकर फिर ये बाहर निकल जाएगा, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। देखिए जब ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी सेल्स की तरफ, बॉडी सेल के अंदर रिस्पायरेशन होती है, रिस्पायरेशन के जो प्रोडक्ट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये बॉडी सेल्स दोबारा लंग की तरफ आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेके आएगा। यानी ब्लड का काम होता है टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाना और फिर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग तक पहुंचाना, दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। नो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन जो है ये रिस्पायरेशन यानी गैस का एक्सचेंज होना टिश्यूज के दरमियान और ब्लड के दरमियान। देखें हमारे पास जो गैस एक्सचेंज होता है ब्लड और बॉडी सेल्स के दरमियान। देखें बॉडी जो सेल है वो रिस्पायरेशन करता है, रिस्पायरेशन के जो प्रोडक्ट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जो बॉडी सेल है इसके अंदर क्या चीज़ ज़्यादा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और जो ब्लड है उसके अंदर किस चीज़ की मकदार ज़्यादा होती है? O2 की मकदार ज़्यादा। यहाँ पर भी डाइफ्यूजन का प्रोसेस होता है। यहाँ पर थोड़ा सा एक और बात कहें तो पार्शियल प्रेशर की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में ज़्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लंग में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के साथ मिल जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू के साथ मिल जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि इंटरनल रिस्पायरेशन, यानी बॉडी सेल्स और ब्लड के दरमियान में गैस का एक्सचेंज होना। फिर सेलुलर रिस्पायरेशन की बात करें यानी वो रिस्पायरेशन जो सेल के अंदर होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। फूड की ब्रेकडाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फूड का ऑक्सीडेशन होना, इसको क्या कहते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP है। तो ये ATP जो है हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अभी बात कर रहा हूँ तो इट कन्वर्ट इनटू साउंड एनर्जी। फिर रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं। रिस्पायरेटरी सरफेस या रिस्पायरेटरी एरिया या रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। ये वो जगह होती है, वो स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी सरफेस, यानी द एरिया ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी where gaseous exchange with the environment or surrounding take place is called a respiratory surface। जिस तरह हमारी अल्विलाई और जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके दरमियान में गैसेस एक्सचेंज होता है तो एक मेम्ब्रेन होती है, वो साइट होती है जहाँ पर क्या होता है? ये एक्सचेंजमेंट होती है। वैसे भी जो कैपिलरी होती है उसकी वाल परमेबल होती है, तो ये गैस का एक्सचेंजमेंट। तो इस एक्सचेंजमेंट के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी लाजमी है, यानी रिस्पायरेटरी सरफेस का कैसा होना लाजमी है? देखें जो रिस्पायरेटरी सरफेस हैं उसके दरमियान जो गैस का एक्सचेंज होता है एक्चुअली वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? डाइफ्यूजन का प्रोसेस है। तो अच्छा से अच्छा जो है डाइफ्यूजन का प्रोसेस हो, इस तरह का कौन सा ये काम करें, कौन सा किस तरह का ये सरफेस हो कि उसमें इफेक्टिव डाइफ्यूजन का प्रोसेस हो, तो हमारे पास इसी सरफेस को कैसा होना चाहिए? थिन होना चाहिए। जब थिन होगा तो गैस के एक्सचेंज होने में टाइम नहीं लगेगा, डिस्टेंस कम होगा तो वो आसानी से डाइफ्यूज होगा। फिर उसमें अगर बात करें हम परमेबिलिटी की तो परमेबल होना लाजमी है। अगर परमेबल ना हो फिर तो पास नहीं होगा ना, सेमी परमेबल हो या इम्परमेबल हो तो फिर पास आसानी से नहीं होता। तो परमेबल का ये जो रिस्पायरेटरी सरफेस है इसको परमेबल होना लाजमी है। उसके बाद लार्ज सरफेस एरिया, जितना लार्ज एरिया सरफेस होगा डाइफ्यूजन उतनी ज़्यादा होगी। देखें आप, जब हमारे पास एरिया छोटा होगा तो उसमें से गैस भी एक्सचेंज जो है वो कम होंगे, एरिया बड़ा होगा उससे गैस एक्सचेंज आसानी से और ज़्यादा होगा। तो डाइफ्यूजन जो है ज़्यादा होता है जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो जो हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस है उसका एरिया लार्ज होना लाजमी है, लार्ज एरिया होना लाजमी है।
दूसरी बात ये इसका जो सरफेस है इसको भी वेट होना लाजमी है। वेट के साथ ये थोड़ा सा मरतूब होगा, मॉइस्ट होगा, तो इसके साथ जो गैस है वो आसानी से आकर अटैच होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसको किस तरह होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, ताकि ये आसानी से इसमें गैस का एक्सचेंज हो। अगर ड्राई सरफेस होगा तो वहाँ पर आकर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन है वो अटैच नहीं होंगे। उसके बाद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हो, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का होना भी लाजमी है, क्योंकि हमारे पास जो कैपिलरीज हैं उसमें से ब्लड पास होता है, उसकी साइज़ बहुत छोटा होता है और उससे गैस का एक्सचेंजमेंट आसानी से होता है। तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का होना भी बहुत ज़्यादा इसके लिए लाजमी है। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन ब्रीथिंग का दूसरा नाम है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन होगी तब ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलेगी। तो हमारे पास जो मेम्ब्रेन है उसमें से जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ आकर ऐड होना शुरू होगी, ब्लड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकलेगी। ठीक है, तो हमारे पास इट प्रोवाइड एयर alveoli to the alveoli for the gaseous exchange process। gaseous exchange process के लिए ये alveoli को क्या करते हैं, ये alveoli को एयर को प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।